बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने यूसी 144 के हालात बयान करेंगे। ये फैसलाबाद से मुल्का जो है वो देहात हैं, और ये एक्चुअली जो है अगर आप एंटर होते हैं फैसलाबाद में तो ये वो देहात हैं जो पहले आते हैं, एंट्रेंस पर वाक़ हैं अगर आप साउथ पंजाब की तरफ से आते हैं। अब सूरत हाल सिचुएशन ये है कि इन गाँव में जब मैं पहुँचा हूँ, जो मैंने हालात देखे हैं, तो मुझे शायद ये लगा है कि ये कोई गाँव था जो कि जब वो सब कॉन्टिनेंट तकसीम हुआ, जब बर सग़ीर की तकसीम हुई, तो उसके बाद लोग यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले गए। बट एक्चुअली मुझे बाद में पता चला कि लोग यहाँ पर रहते हैं, और सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में लोगों के यहाँ पर घर हैं, आबादियाँ हैं। और सूरत हाल ये है कि एक सिंगल फैसिलिटी मौजूद तक नहीं है। वो रोड्स की बात हो, वो पुख्ता गलियों की बात हो, वो सीवरेज सिस्टम की बात हो, वो जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ की बात हो जो एक माशरे में रहने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यहाँ पर यह है कि ना यहाँ पर कोई तालीमी इदारा है और ना यहाँ पर कोई सेहत की बेहतर सहूलियात हैं। रास्ते ऐसे हैं कि जैसे आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं तो जो रास्ते आती हैं, जिस तरह गाड़ी की हालत कैफियत होती है, हम भी उसी सिचुएशन में यहाँ पर पहुँचे हैं। अब यहाँ पर अगर कोई भी पेशेंट बीमार है, किसी को भी इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना है, पहले उसे रास्ते नहीं मिलना। अगर रास्ता मिल गया है तो होपफुली इस चीज़ की तवक्कुआत भी बड़ी कम होती हैं अनफॉर्चुनेटली कि वो पेशेंट्स जो है वो सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंच सके, क्योंकि 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से हॉस्पिटल है और यहाँ पर ना कोई क्लिनिक, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, कोई सहूलत भी मौजूद नहीं है। तालीम की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ यही सिचुएशन है। ऑलरेडी बच्चों के अगर आप लिटरेसी रेट देखें कि क्या सिचुएशन है, तो वो एक बड़ी शॉकिंग फैक्ट सामने आते हैं बच्चों के हवाले से भी। बहरहाल इस प्रोग्राम में हम आगे भी बढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तालीम हो, सेहत हो, फैसिलिटीज़ की बात होंगे, लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम यूसी 144 में मौजूद हैं, और जो सिचुएशन हालत है आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि बिला ताख़ीर लोगों की तरफ बढ़ा जाए, सेहत के हवाले से बात की जाए, स्कूलों के हवाले से बात की जाए। ख़ास तौर पर ये चीज़ आपको बताई जाए कि आज के इस टाइम में जहाँ पर हम ये देखते हैं कि तालीम पर, सेहत पर जो है वो हुकूमत इतना ज़्यादा फोकस कर रही है, तो वहाँ पर गाँव जो देहात हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है तालीम सेहत के हवाले से। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे जो है मैं बात सबसे पहले करना चाहूँगा। भाई बताइएगा कि यहाँ पर कोई सेहत की बेहतर सहूलियात आपके गाँव में मौजूद हैं? कोई BHU, पहले जी ने BHU कहते थे, फिर अब बाद में उनको जो है वो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक का नाम दिया गया। इस तरह के कोई हॉस्पिटल वगैरह, कोई स्कूल वगैरह आपके इस गांव में, इस यूसी में मौजूद है? हमारी यूसी में, ख़ासकर हमारे गांव में, कोई इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है। ना कोई क्लिनिक है और ना कोई हॉस्पिटल है। और बच्चों का भी जो स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल है। हालांकि हमारे गांव की आबादी जो है उन्हें तकरीबन 10,000 के लगभग है, और बच्चियों का जो स्कूल है वो भी मिडिल स्कूल है। और हालांकि हमारे स्कूल के बच्चों और बच्चियों के दोनों की तादाद देखें तो ये एक शहर की बड़ी कॉलोनी से भी ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10,000 से ज़ायद आबादी है इस गांव की, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, सही है? और यहाँ पर कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, जो स्कूल है वो प्राइमरी तक यहाँ पर है। अब आगे अगर उन्होंने मिडल की अपनी तालीम हासिल करनी है या हाई स्कूल की तालीम हासिल करनी है, तो उसके लिए फिर उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए फिर हमें, या तो अभी ये हमारे साथ 247 में आनी है, वहाँ का MNA हमारा मियाँ फ़ारूक साहब था। उन्होंने अपने गांव में इतनी बड़ी सहूलतें की हुई हैं, मेडिकल स्टोर भी हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, हाई स्कूल भी है, बच्चियों का भी है, लेकिन हमारे गांव में इस तरह की कोई सहूलत नहीं है। हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि कम से कम मेडिकल हो जाए यहाँ पे, और स्कूल बच्चों का कम से कम मिडल हो जाए, बच्चियों का हाई हो जाए, ताकि यहाँ पर चीज़ें कुछ बेहतर हों, आप लोगों को जो है वो कुछ सहूलियात जो है वो यहाँ पर मिल सकें। अच्छा, इसके अलावा ख़ास तौर पर चूँकि मैंने यहाँ पर से आते हुए भी एक तारों की भी सिचुएशन देखी है, तो ये क्या इनको किसी ने कोई सही तरीके से यहाँ पर अरेंज करने की या उनको सही तरीके से रखने की कोशिश नहीं की कि कोई फैसलों से वापदा से आए हुए हैं, उन्होंने उन तारों को जो है वो सही रखा हो? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हादसा बन सकती हैं अगर मामूली सा भी शॉर्ट सर्किट। ये इस तरह की तो कोई सिचुएशन नहीं हुई हमारे पास गांव में। वैसे इस तरह कोई हादसा नहीं हुआ है,
क्योंकि ये तो ज़माने कदीम से बिजली लगी है तो तारें इस तरह वही पुराना सिस्टम अभी जैसे पुराने सिस्टम में तारें लटक रही थी अभी भी वैसे लटक अभी वैसे ही लटकी हुई हैं इन्होंने। ठीक तो होना चाहिए था ना। जहाँ पे हम आज ये देख रहे हैं कि हम वर्ल्ड बैंक को देखें तो उन्होंने जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं, जहाँ पर उनका ये है कि हम जो है वो मॉडर्न विलेज हमने बनाने हैं, हमने जो गाँव है उनको बेहतर बनाना है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मॉडर्न विलेज की प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन एक्चुअल है कुछ नहीं। है कुछ नहीं, अनग्राउंड कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? हिम्मत खान। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं पाक आदमी। माशाल्लाह। बताइएगा भाई हालात सिचुएशन क्या है? जिस तरह भी भाई ने एक बात की है कि अब वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था मॉडर्न विलेज के हवाले से, बाजी के अंदर जो है वो गांव को संवारने के हवाले से 2018-19 में साफ देहात के प्रोग्राम शुरू होते रहे। अब प्रॉपर जो है वो महकमा बना दिया गया, इतना कुछ किया जा रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई टिल डे जिस अरसे दराज से या कदीम अरसे से जहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे थे आज भी वहीं पर खड़े हैं, डेवलपमेंट कोई नज़र नहीं आ रही। क्या ये हकीकत बात है, दुरुस्त बात है? नहीं, आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारे गांव में इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। और गांव की हालत आपकी आंखों के सामने है, ना नालियों की कोई हालत है, ना सुलंग है, बिल्कुल खस्ता हालत है। अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो गुजरने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता, बहुत बुरी हालत है। यानी अगर बारिश हो जाए तो हम कहीं से गुजर भी नहीं सकते, नहीं गुजर सकते। चूँकि ये चीज़ें ज़रूरत में हैं, इंसान की ज़रूरत में है, इंसान की ज़रूरत में ये चीज़ें हैं। खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू को बुलाना पड़े, एमरजेंसी की सूरत में जो है वो कोई और सर्विसेज जो है वो हासिल करना पड़े, तो क्या यहाँ तक आ सकती हैं कि इस घर में या किसी भी घर में खुदा न खास्ता कोई पेशेंट है उनको जो है वो हॉस्पिटल लेके जाना है, तो इतनी जगह है? जगह तो है लेकिन बाज़ारों की हालत आपके सामने है, सोलंग नहीं है, कच्ची सड़कें हैं। पक्की सड़क अगर ये हो जाएगा तो फिर सारा कुछ हो सकता है। लेकिन इस सूरत में वो आते हैं या नहीं आते? नहीं आते। नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आप? अल्लाह। तो क्या हालत है भाई? मैंने इन भाई से भी बात की है, इनसे भी की है, आपसे भी मैं ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ को समझ में आती है कि हमें आज़ादी लिए हुए आज कई साल बीत गए हैं, सही है, हमें अपना एक अलग मुल्क बनाए हुए कई साल बीत गए हैं, और आज भी सिचुएशन ये है कि गांव में जो एयरपोर्ट के करीब वाक़ है जहाँ पर उसको खूबसूरत बनाया जाना चाहिए था, सिचुएशन ये है कि वहाँ पर जो है वो सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है, तालीम की सहूलियात मौजूद नहीं है। कुछ भी नहीं, थोड़े आपके सामने ही है सारा कुछ। बारिश की सूरत में जो है रेस्क्यू को कोई हालत नहीं है, रेस्क्यू तो इधर आता ही नहीं है ना, अदरवाइज़ जिनकी खुशी के टाइम पे रेस्क्यू आ जाता है। तो तलीम की हालत ये है कि बच्चियाँ हमारी दूसरे गांव में जाती हैं मिडल के बाद। हमारी फ़र्स्ट चॉइस तो ये है कि बच्चियों का हाई स्कूल होना चाहिए, उसके साथ बच्चे हैं तो बच्चों का प्राइमरी स्कूल है, तो बच्चों का भी कुछ होना चाहिए सेहत के लिए। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। हम तो बहुत यानी कि खस्ता हालत में है। गलियाँ आपके सामने हैं, बारिश आ जाती इधर से गुजर नहीं होता, नमाज के लिए भी नहीं आना होता। हालात बहुत ख़राब है, पानी की निकासी नहीं है, पानी के लिए तो हमारे जो बाज़ार हैं वो चौड़ बन जाते हैं। हमारे बाज़ार बहुत ख़राब हो जाते हैं, पानी अगर बंद हो जाए, बाहर वाले पानी बंद कर दें, निकासी वाले बंद कर दें तो फिर हमें तो बहुत मुश्किल होती है। वज़ू करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, किसी और जगह पे हैंड पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारा जो यानी कि वाटर पंप होते हैं वो तो चलते नहीं हैं क्योंकि पानी की निकासी नहीं होती। तालीमी सहूलियात नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर दीगर चीज़ों की बात की जाए तो कोई यहाँ पर हमें कोई देखने को MP है। खास तौर पर ये आप देखिएगा, एक चीज़ जो मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा वो अर्बन एरिया के हवाले से हो, वो रूरल एरिया के हवाले से हो, एक स्टैट आपके सामने ये चीज़ें आती हैं कि जो लिटरेसी रेट है वो इन जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। इवन कि अगर आप उसको अर्बन एरिया से जो है वो कंपेयर करें तो आपको बड़ा परसेंटेज में डिफरेंस आता है। आलमोस्ट जो है वो 45 से 50 के दरमियान जो है ये एग्जिस्ट करता है लिटरेसी रेट जो इस वक्त रूरल एरियाज़ हैं उनमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये चीज़ अब आपके सामने जो बयान की या आपके सामने जो रखी, आप इसको अर्बन एरिया से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर तकरीबन 74% 75% इस वक्त जो है वो लिटरेसी रेट मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों से ये चीज़ बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रही हैं कि मसाइल के बढ़ने के पीछे वजूहात क्या हैं और किस तरह जो है वो फिर इनको ठीक किया जा सकता है। आगे भी बढ़ेंगे और भी लोग होंगे, उनसे भी बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूसी 144 में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो देही इलाके हैं, जो देहाती आबादी है, उसके मसाइल, उस पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारी माशरे का, सोसाइटी का एक बड़ा जो है वो अहम हिस्सा है। हम अनफॉर्चुनेटली शायद ये समझते हैं कि एक जो शहर है उसके जो वसाइल हैं या जो चीज़ें हैं वो सिर्फ हमने उस शहरी हदूद तक ही जो है महदूद कर देनी है, लेकिन ये लोग जो आसपास बैठे होते हैं शहर के, इनको भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम आज इस इलाके में आए हैं और हमने ये चीज़ देखी है कि हज़ारों की आबादी पर फैला हुआ ये इलाका है और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक सड़क पुख्ता मौजूद नहीं है, सीवरेज सिस्टम तक मौजूद नहीं है, जो गैस है जो इनके कैंडिडेट हजरात थे उन्होंने रोक ली, बाकी ऐसे हज़ार मसाइल हैं जिनमें ये लोग डूबे हुए हैं। और सबसे बढ़कर एक अहम और बड़ा मसला सेहत का, तालीम का। अगर इन्होंने सेहत की सहूलियत हासिल करनी है, डॉक्टर को दिखाना है या किसी से कोई बुखार की मेडिसिन लेनी है, तो इनको यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और जो रास्ते हैं, तो जो पेशेंट को लेके जा रहे होते हैं, तो उन रास्तों से अगर गुजरा जाए तो उनकी हालत उस पेशेंट की जो है वो मज़ीद गैर हो जाएगी, जो इस तरह के रास्ते बने हुए हैं। बहरहाल हमारे साथ कुछ भाई कड़े, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाई बताइएगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेहत की बात की जाए तो मैंने ये बात की है कि जो रास्ते हैं, अगर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आप पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो उसकी हालत गैर ही होनी है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड आपकी जो है वो 10 से 15 गाड़ी की आप नहीं कर सकते। बाइक 20 तक चली जाएगी, 25-30 तक चली जाएगी, क्योंकि इस रास्ते ही ऐसे हैं कि सीधा नहीं चल सकता कोई भी शख्स हो। क्या कहना चाहेंगे इन सारे हालात पर? सेहत हो, तालीम हो, रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अगर सेहत के बारे में बात की जाए ना, तो हमारा जो गांव है ना ये बहुत पीछे है। हमारी जो यूसी 144 है ना, इसमें तकरीबन 3 विलेज हैं। 246 ये कुक्कड़ वाला, 247 आरबी मियानी है और एक गांव 299 रेबिया रूड़ी है। तो हमसे जो ये 247 मियानी है ना, वहाँ पे जो हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी वहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह तलीम की सहूलियत में देखें तो वहाँ पे गर्ल्स का भी हाई स्कूल है, बॉयज़ का भी हाई स्कूल है। इसी तरह 299 रेबे रूड़ी का किया जाए तो वहाँ पे भी मिडल स्कूल है, लेकिन हाई स्कूल नहीं है। अगर हम एवरेज हिसाब लगाएं तो वो जो दोनों गांव हैं ना, हमारे गांव से छोटे हैं। हमारे गांव की आबादी, हमारे गांव का जो रकबा है, हमारे गांव में जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा हैं, लेकिन जो सहूलियात उनके पास है ना, वो हमारे गांव में नहीं है। उसमें अब आपने मुझसे सवाल किया कि सेहत की सहूलियत यहाँ पे कैसी हैं, तो यहाँ पे अगर आपको बताएं ना, तो ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे इस पूरे विलेज में कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर ही नहीं, जिसकी रजिस्ट्रेशन हो पीएमसी से कि वो यहाँ पे हो और रजिस्टर हो। और हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जाते हैं, नुस्खे ले रहे होते हैं या आम डॉक्टर को दिखा के बस अपना इलाज वगैरह गुजारा कर रहे होते हैं। अभी अगर एक डॉक्टर से, एक MBBS डॉक्टर से हमने इलाज करवाना है तो उसके लिए हमें बताया गया कि 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। रास्ता क्या इतना उस काबिल है कि उससे मरीज़ को जो है वो गुजारा जाए? जी, रास्ते का तो कोई हाल ही नहीं है ना। हमारे इधर 2-3 दफ़ा सड़कें मंजूर हुई, लेकिन पता नहीं वो MP MNA के चेंज होने की वजह से, हल्के चेंज होने की वजह से वो ग्रांटें रुक गई। अब मतलब हमारे जो इस वक्त मौजूदा जो मतलब MP MNA हैं, हमें तो मतलब लोगों को क्या, हमें नहीं पता कि कौन है, कौन यहाँ से जीता है। तो क्योंकि आज से 5 साल पहले मियाँ कासिम फ़रूक यहाँ पे MNA थे, उनके साथ जो थे MPA वो भी थे उनके साथ, उनका मुझे नाम नहीं याद। तो अब मौजूदा जो हमारे MNA थे यहाँ पे, वो राना सनाउल्लाह थे। देखें वो इस वक्त मतलब हुकूमत का कितना उनके वज़ीर मशीर है राना साहब भी, सेनेटर भी रहे हैं, ये उनका हल्का भी रहा है। वो MNA तो नहीं है, लेकिन उनके पास अथॉरिटीज़ जो है वो ज़्यादा हैं। पिछले सबका वो इस हल्के से जो है वो जीते हैं। लेकिन अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस हल्के को उनके अदवार में भी तवज्जो दी जानी चाहिए थी, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से। अब जो मौजूदा इन चीज़ों को देख रहे हैं उनको भी इस पर जो है वो तवज्जो देनी। जी बिल्कुल, मौजूदा जो MNA MP है उनको भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी जो बात है ना, यहाँ पे तालीम, यहाँ पे हमारे गांव के तकरीबन 500 से ज़्यादा हर साल जो बच्चे हैं ना, वो बाहर गांव में पढ़ने जाते हैं। तो आप देखें किसी और गांव का अंदाज़ा अगर हम लगाएं ना, तो वहाँ पे 500 बच्चा नहीं है, तो वहाँ पे 100, 100, 150 बच्चे होते। 3-4 किलोमीटर दूर जो है
اور یہاں پر نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی رکشے والا ان کو پک اینڈ ڈراپ دینے آتا ہوگا, پیدل یہ آتے جاتے ہیں. پیدل آتے جاتے ہیں یا پھر اپنی مدد آپ سائیکلوں پہ جاتے ہیں, یا ان کے بھی اب بڑا مشکل مطلب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ بچوں کا حال ہے, اور جو بچی ہیں وہ 8-5 پڑھتی ہیں, اس سے آگے پڑھ ہی نہیں سکتی. کیونکہ سکول ہی نہیں ہے, نہ کوئی ہائی اسکول ہے نہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے. تو اس لیے ہمارے گاؤں میں مطلب کافی چیزیں ہیں جو صحیح ہونے والی ہیں. ہمارے حکومت سے التجا ہے, ان سے اپیل ہے کہ ہمارے اچھا, گاؤں کی میں طرف- چونکہ ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا, کیونکہ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف اسکول جو چلڈرن ہیں, جو اس وقت بچے اسکول سے باہر ہیں, ان کی اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو سب سے زیادہ پنجاب میں جو ہے وہ بچے ہیں جو اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں, جن کی عمر ابھی اسکول ایج کی ہے, مطلب وہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کی ان کی عمر ہے, لیکن وہ جو ہے وہ ابھی اسکول سے باہر ہیں. ابھی جن اضلاع کو شاید ہم بیکورڈ سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ بچوں کی تعلیم پر اتنا فوکس نہیں دیا جاتا, تو وہاں پر چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, چاہے وہ پھر بلوچستان ہو, تو آپ اسٹیٹ نکالیں بے شک, اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو بچے ہیں وہ ان پنجاب کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہیں جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری یہ بدقسمتی ہے ایک طرح کی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بہتر سہولیات نہ دے سکیں, اگر بچوں کا فیوچر سیکیور نہ کریں, اور یہ اسی چیز کی ایک عکاسی ہے کہ یہاں پر کھڑے تقریباً بچے جو ہے وہ آج سوموار کا دن ہے, اور میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں, جس جگہ پر بھی جا رہے ہیں, تو وہاں پر ہمارے ساتھ موسٹلی جو ہے وہ بچے ہیں, اور وہ بچے جن کی عمر جو ہے وہ اسکول جانے کی تھی, اسکول ان کو بھیجنے کی عمر تھی, لیکن وہ نہیں جا سکے کیونکہ جو فیسلٹیز تھیں, سہولیات تھیں, وہ ناکافی. لوگوں سے اس وقت ہم نے بات چیت کی ہے, اور موسٹلی لوگ اس امید میں ہیں کہ کوئی فرشتہ صفت انسان آ کے ان کو ان کے مسائل سے نکالے گا. وقت مختصر سے بریک کا ہوا, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. UC 144 میں اس وقت ہم موجود ہیں, اور لوگوں سے یہ چیز جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشنز کے دن ہوں, وہ عام حالات ہوں, کس طرح ان کو جو ہے وہ صحت میں کے مسائل درپیش ہیں, کس طرح ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. لوگ ہوں گے ان کی طرح بڑھیں گے. انہی دیہاتی علاقوں سے, ان علاقوں سے کمپیئر کریں تو بہت کم لٹریسی ریٹ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ تعلیمی سہولیات موجود نہیں ہیں. اب چونکہ خواتین کے حوالے سے یا بچیوں کے حوالے سے ماں باپ جو ہے وہ پوزیسو ہوتے ہیں, تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی قریب کوئی اسکول ہو, قریب کوئی انسٹیٹیوٹ ہو, وہاں پر ان کو تعلیم کے حصول کے لیے جو ہے وہ بھیجیں. اگر دور دراز کئی کلومیٹر دور تک ان کو جانا پڑے تو اس چیز سے پھر ظاہر سی بات ہے والدین جو ہے وہ اوائڈ کرتی ہیں, اور پھر ان کی پوزیسونیس ٹھیک بھی ہوتی ہے, اور وہ ان چیزوں کو ساری ظاہر سی بات ہے ساری اپنی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اس سے پھر جو فیمیل ایجوکیشن ہے وہ بھی, اس کی پرسنٹیج بھی ڈاؤن ہوتی ہے, جو اوورال صورتحال ہے وہ بھی گرتی ہے. لہٰذا بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ ایک گاؤں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ایک آبادی ہے, ایک یونین کونسل جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں, وہاں پر تو بہتر ہیلتھ کی سہولیات, ایجوکیشن کی سہولیات ہونی چاہیے تھی تاکہ معاملات بہتری کی طرف جا سکیں. آخر پر چیف منسٹر صاحبہ چونکہ وہ چاہتی ہیں کہ بھائی پنجاب کو میں نے بڑا منفرد بنانا ہے, پنجاب کی لٹریسی ریٹ ہو, ہیلتھ کی بات ہو, پنجاب میں ریفارمز ہوں, انفراسٹرکچر ہو, گلیاں ہوں, سڑکیں ہوں, ہر طرح کی جو ہے وہ بہتری انہوں نے لانی ہے. ریکویسٹ کیا کرنا چاہیں گے؟ ہماری تو مریم صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے گاؤں کا حالات آپ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آ کر وہ تو آ نہیں سکتی, لیکن اس کی حالات کو بہتر کر دیں. موجودہ جو MP MN ہے ان کو خصوصی طور پہ ہدایت کرے کہ ان گاؤں میں ڈیولپمنٹ کا کام کروائیں. ڈیولپمنٹ کا کام ان گاؤں میں ہونا چاہیے. اور بزرگ کھڑے بات کریں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. کتنا سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے؟ شروع سے یہی ہیں. شروع سے یہیں پہ رہ رہے ہیں. ایج کتنی ہے آپ کی؟ تقریباً 45. اس ٹائم میں چلیں 50 سال 45 سال کو مجھے 3-4 چیزیں گنائیں جو اس UC میں, اس یونین کونسل میں بہتر ہوئی ہوں. ہم یہ کہیں کہ جی اب چیزیں جو ہے نا وہ بڑی بہتر ہوئی ہیں. 144 یونین کونسل ہے, یہ کیا کیا بہتر ہوا ہے کہ 3-4 چیزیں؟ بس ہمارا جو باہر والا روڈ ہے نا, کارپیٹ ہے وہ, باقی گاؤں میں تو کوئی کام نہیں ہوا ہے. وہ تو مین پہ نا, وہ تو دور ہے. باقی ادھر جو بھی کام ہوا ہے نا وہ نون حکومت نے کیا ہے. جو بھی ہوا ہے تھوڑا ہوا ہے, بہت ہوا ہے, مسلم لیگ نون کے دور میں, نون کے دور میں ہی ہوا ہے. تحریک انصاف کا بھی تو ٹائم رہا ہے, 2018 ہو گیا, اس کے بعد اب کا ٹائم میں اگر دیکھیں فیبروری 2024 کے بعد آج کے دن تک کا دیکھیں
تو اس میں کوئی کام آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ نہیں ہوا کیونکہ ان کے لیڈر بھی مقبول تھے, ان کی جماعت بھی بڑی اسٹرانگ ہے اور ساری چیزیں ہیں, تو ترقیاتی کام کو یہاں پر نہیں ہوئے؟ آپ کیا کہنا ہے؟ نہیں, ادھر طریق انصاف نے تو کوئی کام نہیں کیا. کوئی بھی کام وہ کام بھی ادھر آیا, بجلی ادھر آئی ہے تو وہ بھی انہوں نے لائی ہے. ہاں جی. یہ سادہ لوگ ہیں اور ان میں بیٹھ کر, ان میں کھڑے ہو کر ان کی آواز سنیں, چونکہ آپ لوگ جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ اربن ایریا میں رہ رہا ہے تو یا کوئی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی طاقتور ہے, کوئی قابل استطاعت ہے, تو اس کا ہی سارے وسائل پہ حق ہے, ہم نے اس کے گرد سارے وسائل گھیر کے جو ہے وہ رکھنے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ بھی بیچارے, ان کا بھی پاکستان اتنا ہے جتنا مڈل کلاس کا سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ایک ڈومیننٹ تھنکنگ ہے اس کی وجہ سے یہ ساری انفارچونیٹ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال میں چونکہ بات کر رہا ہوں, اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, ان چیزوں پر بات کر رہا ہوں, ان حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا ضروری ہے. السلام علیکم بھائی, کیا نام ہے؟ احمد سلطان. احمد بھائی, یہاں پر صحت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں بہتر کی جائیں, آپ کیا کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ہمیں سجیشنز دیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے صحت کو بہتر بنانا ہے, ہم نے اسکول ایجوکیشن پہ بات کرنی ہے, صحت کے حوالے سے کیا یہاں پر کیا جائے, کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ بھائی ہاسپٹل ہی موجود نہیں ہے, ایون دو کہ کوئی ڈسپینسری بھی موجود نہیں ہے یہاں, کوئی نہیں سر. کوئی چیزیں یہاں موجود نہیں جی, ہے. کیا ہونا چاہیے؟ اچھا اسپتال ہونا چاہیے تھا, کوئی اچھی سہولت ہونا چاہیے تھے, کوئی روڈ ساڈا پنڈ کوئی کسی کام دا نہیں صحیح, نہ کوئی گلی نہ کوئی سولانگ ہے, جہاں ہم اپنے بات کر کے بعد ہے دعا سمجھ لیں گے. یعنی یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہاں جی. کیسے بھائی آپ سے دعائیں آپ کی. ہیلتھ کے لیے کیا ہونا چاہیے آپ کے گاؤں میں؟ ہیلتھ کے لیے ہمارے گاؤں میں ہونا چاہیے ڈسپینسری ہونی چاہیے, اسپتال ہونا چاہیے, میڈیکل سٹور ہونا چاہیے, کوئی اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے. کہ ہمیں ڈاکٹر کے لیے یا تو جانا پڑتا ہے شہر یا پھر جانا پڑتا ہے میانی دسوا, آگے ہی جانا پڑتا ہے. ہمارے گاؤں میں کوئی کتنے کلومیٹر دور ہے؟ تقریباً میانی تو 4-5 کلومیٹر. 4-5 کلومیٹر ہے. ایمرجنسی بھی پیشنٹ ہوتے ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ 4-5 کلومیٹر کا بھی جو راستہ ہے وہ استعمال کے قابل ہی نہیں ہے. وہ میں ابھی آ رہا تھا تو وہ ہمیں معلوم, میں نے پہلے بھی یہ بات کیا کہ ہمیں معلوم پڑ رہا تھا کہ جیسے کوئی پہاڑی علاقہ ہے, تو وہ بیچارے جس پیشنٹ کو لے کے جا رہے ہوں گے اس کی تو حالت اور غیر ہو جاتی ہوگی جب ان حالات سے گزرتے ہیں. بھائی وہ راستہ خراب ہے, ادھر سے انہیں گرانٹ ملی تھی میاں صاحب کو, لیکن انہوں نے لگائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے گرانٹ کی درگی کو بتایا صحیح آپ کو؟ نہیں, ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں گئی ہے. ہمارا ادھر سوئی گیس بھی انہوں نے روک لیا ہے, سوئی گیس بھی روک لیا آپ لوگوں نے؟ سولنگ کی آتی ہے, نالی کی آتی ہے گرانٹ, تو ادھر کسی نے کبھی نہیں لگائی. اچھا, پچھلے دنوں میں 30 لاکھ روپے کی گرانٹ آئی تھی جب الیکشن تھے, تو وہ انہوں نے روک لیا ہے. روک کیوں لیا, کوئی وجہ بتا؟ اللہ یہ مجھے نہیں, یہ ہمیں نہیں پتا. اچھا, جو بھی گرانٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کا جو گاؤں ہے, ان کا جو حلقہ ہے ادھر لگا دیتے ہیں, ادھر کچھ نہیں آتا. ہمارا سوئی گیس مین ہمارا سوئی گیس تھا, تو انہوں نے وہ بھی روک لیا, نہیں لگوایا. میاں صاحب خصوصی طور پہ میاں فاروق صاحب نے والنٹیئر. پرسنل گلیچ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ پرسنل وہ کہتا ہے کہ الیکشن میں مجھے کامیاب کرا دو تو میں ادھر کام کرواؤں گا, لیکن آلموسٹ تقریباً میاں فاروق نے ہمارے گاؤں میں کوئی کام نہیں کروایا. لیکن ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ کام تبھی ہوگا جب مجھے جتوائیں. ہاں, جتوائیں گے. اچھا, یہ میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ ایک آپ کا جو ذہنیت ہے, جو سوچ ہے, اس کی یہ چیز عکاسی کرتی ہے کہ ایک ایم پی, ایک کینڈیڈیٹ وہ کام ہی اتنے بہتر کرے, میں اس بھائی سے بھی پوچھوں انہی کا نام لے, میں ان سے بھی پوچھوں انہی کا نام لے, میں ان سے بھی پوچھوں انہی کا نام لے, یعنی وہ اپنی پرسنالٹی کو لوگوں میں اتنا پاپولر کرے کہ اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ پہلے مجھے جتوائیں پھر میں کام کروں گا. بھائی آپ لوگوں میں کام کارکردگی اتنی دکھائیں کہ آپ کو لوگوں کو کہنا ہی نہ پڑے کہ میں جتواؤں گا, کیونکہ جب آپ لوگوں کا کام کرتے ہیں تو لوگ سمجھدار ہیں, وہ چیز سوچتے ہیں. آج کے ٹائم میں وہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے, جو علاقے کے لیے بہتری بھی کر رہا ہے, ہمارے دکھ سکھ میں بھی شریک ہے, ہمارے مسائل بھی سنتا ہے, ہمارے مسائل حل بھی کرتا ہے, بہتری بھی کرتا ہے, تو اس ووٹ کا حق جو 5 سال میں ایک دفعہ آتا ہے اسی کو ہی دیا جائے, اسی کو ہی اس کا حقدار سمجھا جائے. لیکن چیزیں انفارچونیٹلی اس طرف نہیں جاتی, اور اس تھنکنگ کی بجائے, ایک پازیٹیو سوچ کی بجائے وہ یہ سوچ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں جتوائیں گے تبھی کام ہوگا, اور جو کوئی بجٹ گرانٹ آ بھی رہی ہوتی ہے تو اس پر کام نہیں کرنے دیتے, روک لیا جاتا ہے. بہرحال آج کے اس پروگرام میں یہ CC 144 ہے, UC 144 ہے, اس کے حالات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. آگے بھی بڑھیں گے, حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے, لیکن وقت مختصر سے بریک کا, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. UC 144 میں ہم موجود ہیں, لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل بڑے ہیں, وجہ کیا تھی. السلام علیکم بھائی.
वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है भाई? हमने स्कूल एजुकेशन पे बात की, हमने हेल्थ पे बात की, कसूरवार इसका कौन है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि माजी के अंदर इन्हीं हल्के से जो है वो ताकतवर शख्सियात जीती हैं। राना सनाउल्लाह साहब जीते रहे हैं, जो इस वक्त हुकूमत का दायां बाजू समझे जाते हैं। मुशीर भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, माजी के अंदर वो मिनिस्टर भी रहे हैं, एक ताकतवर शख्सियत हैं। उनकी अपनी जो है वो इतनी ज़्यादा है वर्थ के वो चाहें तो वो ताकत पावर में हो ना हो इलाके को बेहतर रख सकते हैं, संवार सकते हैं। वजह क्या समझें? सर देखिए, सबसे पहले तो बात ये ना कि इसमें कसूरवार कौन है। कसूरवार हर वो सरकारी मुलाजिम है जो अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करता। पे ले रहा है गवर्नमेंट से लेकिन ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा, चाहे उसमें कोई सिपाही है, चाहे चपरासी है, चाहे टीचर है, कोई भी एनीवन है, चाहे ऑफिसर्स है, कोई भी है, वो कसूरवार है। आप ये समझते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है वो ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम दें? अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सैनिटेशन सिस्टम है या एजुकेशन है या हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या स्पेशली 246 246 कुकड़ वाले के इश्यूज़ हैं। यार मैं एक बात सबसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारा जो गांव है ना वो 246 रेबे कुकड़ वाला रख ब्रांच से ये कंसीडर किया जाता है, जबकि हकीकत में आप देखें ना नादरा का ID कार्ड देखें तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ चक नंबर 246 रेबे कुकड़। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि अभी तक इस गांव को असल शक्ल ही नहीं दी गई। दूसरी बात, ये दाएं बाएं जितने भी गांव हैं सब के आप चले जाएं, उनके घर हैं, ज़ाती मलकियत जो भी है उनकी रजिस्ट्री हर चीज़ है। हमारे पास क्या है, चलो अल्लाह कामयाबी दे नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने एक हमें ये ज़ाती मलकियत का एक कार्ड हमें इशू किया हुआ। जबकि इस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ कि ये गांव में मेरा मरीम नवाज़ा वज़ीर आला पंजाब सभा से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस गांव की कम से कम हर बंदे की जो ज़ाती हैसियत से बैठे उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। जबकि जो लोग मुहाजिरीन थे 1947 में इंडिया से माइग्रेशन करके आए थे, आज वो उनकी घर फर्दे हर चीज़ हैं, लेकिन अफसोस इस गाँव में अभी तक वही सिस्टम चला हुआ है, पुराना सिस्टम चला हुआ है। और ये एक देखिए ये एक पॉइंट भी है और ये एक वैलिड पॉइंट भी है, आप हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एजुकेशन इश्यूज़ हैं। अभी मैं आपको 2 दिन पहले की बात बता, 2-4 दिन पहले की, मेरा बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हेल्थ के इशू में, तो अचानक वो स्टिल हो गया था। तो आप यकीन करें 7-8 मिनट लगे मुझे यहाँ से बच्चे को ले जाने के लिए, मीन के 7-8 मिनट मेरे गाँव में ही गुजरे। तो ये इससे ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ कोई सैनिटेशन। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और हालत उनकी जो है वो संजीदा थी, उनको लेके जाना था और 7-8 मिनट, ठीक है 7-8 मिनट तक तो आप लोग दाएं बाएं उधर ही घूमते रहे कि कहीं से रास्ता मिल जाए घर। और दूसरी बात ये हेल्थ का इशू था। दूसरी बात एजुकेशन पे आता हूँ, हमारे गांव के लोग UK तक पढ़ने के लिए गए हुए लोग, हालांकि एडवोकेट भी हर चीज़ है यहाँ, लेकिन इशू क्या है कि थोड़ा सा कोई तवज्जो दे दे खुदारा बस। लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सहूलियात की हम बात करें तो उस हवाले से हमें अंधेरों में धकेला जा रहा है और यूँ महसूस होता है, यूँ मालूम हमें पड़ता है कि भाई लोग जो यहाँ पे रहते थे वो ऐसे मनाजर यहाँ पर हैं कि अब वो यहाँ से कहीं और माइग्रेट हो गए हैं और पीछे सिर्फ खंडरात ही बचे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। वालेकुम। क्या सूरत हाल है भाई? ये गलियाँ इस तरह बनी हुई हैं, रोड पुख्ता नहीं है, परेशानी तो बहुत। सूरत हाल आपके सामने है भाई, ये कैमरा घुमाए इधर देखिए, कैमरा तो दिखाए ना। हाँ जी, ये हालात आपके सामने है। नज़ीर कोहिस्तानी के बाद आज तक किसी ने काम नहीं कराया इधर गाँव में। नाली वगैरह, सोलंग वगैरह, बिजली, ये नज़ीर कोहिस्तानी लेकर आया था इधर कुछ नहीं हुआ हमारे गाँव में। इनके बाद आप समझते हैं कि यहाँ पर कोई एक काम भी नहीं हुआ। किसी से पूछ लें, ये बड़े खड़े हैं हमसे, इनसे पूछ लें। नज़ीर कोहिस्तानी के बाद किसी ने काम नहीं दिया। राना सनाउल्लाह साहब भी इस हल्के से जीते, उन्होंने भी कुछ यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। मियाँ फरूक को किसी ने कुछ नहीं किया। वोट सभी ले लेते हैं, काम नहीं करते। अच्छा ये भी चीज़ एक भाई मैं आपसे ये चीज़ थोड़ी सी जानने की कोशिश करूँगा कि ये भी मसला है कि अगर किसी के पास आप जा रहे हैं तो वो शायद आपको ये कहता है कि भाई आपका गांव हमारे हलके में नहीं आता, उसके हलके में आता है। वो कह रहा है कि नहीं भाई उसके हलके में आता है। तो ये भी एक चीज़ होती है कि बाज़ दफ़ा तो जीतने के बाद जब जाते हैं तो वो मानने से इनकार हो जाते हैं कि ये हमारे हलके में आते हैं। सर ये इशू तो है, लेकिन ये इशू है, ग्रांट तो होती है ना, ग्रांट तो गवर्नमेंट देती है ना कि ये मुतलका एरिया है, ये गाँव है, उसको पे लगानी है। अगर कोई MNA MP 5 साल बाद चेंज होता है, नया आ जाता है, तो ग्रांट तो होती है ना, वो लगा सकता है।
اور اس ہمارے حلقے میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی MNA MP آئے ہیں نا، انہوں نے پہلے لوگوں کو بڑے سبز باغ دکھائے ہیں، ہم یہ کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن آج تک کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سڑکیں بناتے ہیں، نالیاں بناتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹی سی فوتگی ہو جاتی ہے نا، جنازہ لے کے جانے کے لیے بڑا مشکل راستہ ہوتا ہے، مطلب بازاروں کا یہ حال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو راستے ہیں تو ان میں سے اگر کسی کا کوئی پیارا بچھڑ جائے تو اس کی آخری رسومات ادا کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ آج کے ٹائم میں جہاں پر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھائی بہتری آنی ہے، ڈیولپمنٹس آنی ہے، چیزیں بہتر ہونی ہیں، سچویشن یہ ہے کہ لوگ منتظر ہیں کہ اب بھی کوئی ان کا بازو پکڑے گا۔ اور میں نے جس طرح بھی آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ ماضی میں رانا صاحب یہاں سے جیتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے تو چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں، لیکن یہ ان سے بھی لوگ ہمیں مایوس نظر آئے ہیں کہ ماضی میں اگر اس جگہ پر نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت جگہوں پر بہت بہتر کیا ہوگا، لیکن اس جگہ پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حالات سچویشن ہے یہاں کے؟ میں نے چونکہ باقی بھائیوں سے بھی بات کی ہے تو وہ تو پریشان تھے صحت کے لیے، چونکہ ایک شخص اگر اپنی زندگی گزار چکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میری جو آنے والی نسل ہے، جو میرے بیٹے ہیں، جو میری بیٹیاں ہیں، جو میرے فیملی کے اور لوگ ہیں، وہ کم از کم ایک اچھی جگہ رہ سکیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہذب معاشرے میں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں کہ اس طرح کا ماحول ہو؟ جی بھائی، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا پہلی مرتبہ اس مرتبہ ووٹ بنا تھا، تو جب ووٹ آتے ہیں نا، مطلب کہ جو 5 سال بعد ہوتے ہیں، تو جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ مطلب کہ گھر آتے ہیں کہ آپ نے ووٹ ہمیں دینا ہے، ہم ان کے کہنے پہ چال تو لیتے ہیں، لیکن ہمیں بعد میں کوئی مطلب کہ وہ کام نہیں کر کے دیتے۔ کام یہی ہے کہ میں جو ہوں ابھی گریجویٹ ہوں، میرے 7 سیمسٹر چل رہا ہے، مجھے ابھی تک میں نے جب میٹرک کی میں سر سے ہی پڑھا ہوں، اور میں جب کہیں مطلب کہ اپلائی کرنے کے لیے جاتا تھا ٹیسٹ کلیئر ہوتے تھے، لیکن جب میرا میڈیکل ہوتا تھا تو وہ مجھے دیکھ کے ہی کہتے تھے کہ بھائی تو یہ ڈیوٹی کے قابل نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اور مرتبہ یہی ہے کہ سب جگہ پر نا وہ پیسہ چلتا ہے، مطلب کہ میرٹ نہیں ہے۔ مین بات یہ ہے کہ میرٹ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گاؤں میں حالات جو ہیں وہ نازک ہی ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حالات سچویشن ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی یہاں پہ رہا جا سکتا ہے۔ باقی جو بندہ گریجویٹ ہے یا بھی تعلیم اس کی جاری ہے، اس کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ ماحول آج کے ٹائم میں بڑا کرٹیکل ہے، ٹف بنا؟ جی بہت مشکل ہے، کیونکہ آج کے دور میں جو بچہ ہے نا اس کو گائیڈ کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس کو چیزیں ظاہری سی بات ہے سمجھانا آج کے اکارڈنگلی بڑا مشکل ہے۔ بہرحال آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ UC 144 کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے، اور امید اس بات کی ہم نے جو ہے وہ یہ ایک کہتے ہیں نا کہ امید کی کرن، تو وہی یہی ہے کہ بھائی خدا را ان چیزوں کو کوئی دیکھے گا کہ ہم نے سارے وسائل صرف شہری حد تک محدود نہیں رکھنے، بلکہ یہ جو دیہات ہیں، گاؤں ہیں، اس طرح بھی ہم نے جانا ہے تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں۔ آج کے پروگرام کے ساتھ کام اچھا ہماری پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اللہ نے کے مان۔